तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर कणों का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें सभी कण जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसे में विलयन के कण का जो व्यास होगा वह एक मॉलिक्यूल का जो व्यास होगा उसके बराबर होगा, यानी 1 नैनोमीटर। और ये साइज जो है, ये साइज इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिससे हम खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं। और जब ये कण इतने छोटे हो जाते हैं तो इसी छोटे होने के कारण जब किसी विलयन से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो विलयन में प्रकाश की किरण जो है ये दिखाई नहीं देता है। प्रकाश के किरण का जो मार्ग है ये दिखाई नहीं देता है। अगला पॉइंट है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है। जब दो पदार्थों को मिलाकर एक विलयन तैयार की जाती है तो इस विलयन में दो अलग अलग पदार्थों को हम छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कण जो हैं पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं और इसकी जो साइज होती है ये मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच जाती हैं। यही कारण है कि छानन विधि द्वारा हम विलयन के दो पदार्थों को अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी होती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आप एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम किसी पानी में कुछ मिट्टी घोल देते हैं और घोलने के बाद कुछ समय तक उसको छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतते जाती है मिट्टी के कण धीरे धीरे पैंदी पर बैठ जाती हैं। लेकिन विलयन के साथ ऐसा नहीं होता है। जब हम कोई भी दो पदार्थों का विलयन तैयार करते हैं तो ये कण जो हैं ये पूरी तरह से एक दूसरे से मिल जाते हैं और इसको शांत छोड़ देने के बाद भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि विलयन जो है ये स्थायी होता है। हमारा अगला टॉपिक है विलयन की सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ये एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि किसी विलयन में किसी पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है। विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जब हम विलयन की सांद्रता के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारे सामने कुछ टर्म्स आता है जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी हायर क्लासेस में करेंगे, जैसे मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। कुछ ऐसे ही टर्म्स हैं जिसके बारे में हम स्टडीज जनरली क्लास 11th में करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये सभी ऐसा मापदंड है जिसके सहारे हमें पता चलता है कि किसी विलयन में किसी विलय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है। फिलहाल इस सभी टर्म्स पर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे क्लास 9th के सिलेबस में नहीं है। हमारा अगला टॉपिक है मिश्र धातुएं यानी एलॉयज। आपने मिश्र धातुओं का नाम सुना होगा। मिश्र धातुएं क्या होती हैं कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को गलाकर एक मिश्रण तैयार की जाती हैं और फिर इस मिश्रण को जब हम ठंडा करते हैं तो हमें एक सॉलिड प्राप्त होती है, एक ठोस पदार्थ प्राप्त होती हैं और इसी को हम मिश्र धातुएं यानी एलॉयज कहते हैं। मिश्र धातु का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पीतल। पीतल क्या है, ये जस्ता और तांबा के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसमें जस्ता 30% और तांबा 70% रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि मिश्र धातुएं जो हैं ये ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ धातुओं के समांगी मिश्रण हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। यानी मिश्र धातुएं एक ऐसे पदार्थ हैं जो धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं और जिन्हें फिजिकल प्रोसेस भौतिक क्रिया द्वारा अलग अलग पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्र धातु की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो घटक पदार्थों का गुण जो है ये उसमें मौजूद होता है, यानी पृथक पृथक संगठन बनाए रखता है। अब जैसे एग्जांपल आप ले लें पीतल का, तो चूंकि पीतल जो है ये जस्ता और तांबा का बना हुआ होता है, तो जब आप पीतल को लें तो उसमें पीतल में देखेंगे कि इसमें जस्ता का भी गुण है और तांबा का भी गुण है। ऐसा नहीं कि जस्ता और तांबा मिलाकर पीतल बन गया तो इसमें जस्ता या तांबा का गुण नहीं रहेगा। इसमें जस्ता का भी गुण रहेगा और तांबा का भी गुण रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो है घटक पदार्थों का गुण पृथक पृथक रहता है।
अब तक हमने विलेन के बारे में चर्चा किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निलंबन यानी सस्पेंशन। निलंबन का एक एग्जाम्पल हम सबसे पहले देख लेते हैं ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो कि निलंबन होता क्या है। जब हम पानी में मिट्टी घोल देते हैं तो जो एक मिश्रण तैयार होती है, ये निलंबन का एक अच्छा उदाहरण है। यानी हम कह सकते हैं निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। तो निलंबन क्या है? निलंबन एक मिश्रण है और ये कैसा मिश्रण है? ये विषमांगी मिश्रण है, यानी कणों को हम आसानी से अलग देख सकते हैं कि कौन सा कण जो है ये मिट्टी के कण है और कौन सा कण पानी के कण है। यानी निलंबन जो है ये एक विषमांगी मिश्रण है और इसमें पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि उसी माध्यम में निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। इसमें निलंबित कण जो है ये आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं क्योंकि इसकी साइज जो है इसकी साइज इतनी छोटी नहीं हो सकती है कि हम खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि इसकी कणों को हम आसानी से खाली आंखों से देख सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि इसे शांत छोड़ देने से कण नीचे नहीं बैठ जाते, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अब जैसे हमने देखा कि मिट्टी और पानी का जो घोल है ये निलंबन का एक उदाहरण है। तो जब ऐसे मिश्रण को हम शांत छोड़ देते हैं तो कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि इसमें जो कण है यानी जो मिट्टी के कण हैं ये धीरे धीरे पैंदी पर बैठ जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि निलंबन जो है ये स्थायी नहीं होती हैं, ये कुछ देर के लिए ही होती हैं। यानी निलंबन जो है ये अस्थायी होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि निलंबन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो निलंबन का सबसे अच्छा उदाहरण है मिट्टी और पानी का घोल। सबसे बड़ी बात है कि निलंबन में जो दो पदार्थों का मिश्रण तैयार होता है तो इससे हम छानन विधि द्वारा कणों को आसानी से अलग कर सकते हैं। यानी मिट्टी को हम अलग कर सकते हैं और पानी को भी अलग कर सकते हैं, और वह भी छानन विधि द्वारा। हमने विलयन और निलंबन के बारे में चर्चा कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या है? निलंबन की अपेक्षा इसमें कणों के आकार छोटे होते हैं और समान रूप से फैले होते हैं। वास्तव में ये कोलाइडल विलयन जो है ये विलयन और निलंबन के बीचों बीच वाली स्थिति होती है। यानी इसमें जो कण होती हैं उसकी आकार एक विलयन के कणों से बड़ी होती हैं और एक निलंबन के कणों से छोटी होती हैं। यानी कोलाइडल विलयन जो है ये निलंबन और विलयन के बीचों बीच वाली स्थिति होती है और इसमें जो कण हैं ये समान रूप से फैले हुए प्रतीत होते हैं। अगला पॉइंट है जिसके कारण मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विषमांगी मिश्रण ही होता है। एक्चुअली क्या है कि ये कोलाइडल विलयन जो है देखने में ऐसा लगता है कि ये एक समांगी मिश्रण है, लेकिन वास्तव में अगर इसको अच्छी तरह से देखा जाए तो ये एक विषमांगी मिश्रण ही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूध। चूंकि दूध जो है ये एक ऐसा मिश्रण है जो कि कोलाइडल मिश्रण है। ये इसको हम विलयन भी नहीं कर सकते हैं और इसको हम निलंबन भी नहीं कर सकते हैं। ये बीचों बीच वाली स्थिति है, यानी दूध जो है ये कोलाइडल विलयन है। कोलाइडल विलयन को लेकर अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कोलाइडल कणों के आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। कोलाइडल जो कण है ये छोटे आकार के होते हैं और ये छोटे आकार के होने के कारण इससे हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण जो है ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। यानी जब हम कोलाइडल विलयन से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये छोटे छोटे कण प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की जो मार्ग है, इसको फैला देते हैं। और इसी प्रक्रिया को यानी इस प्रकार प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडल विलयन से होकर गुजरती है तो कोलाइडल के कण जो हैं ये प्रकाश की किरण को स्कैटरिंग करती हैं यानी फैला देती हैं, और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है।
अब हमारा अगला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि पदार्थों में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ चेंजिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जल का वाष्प बनना। जब हम पानी को किसी बर्तन में लेकर उसको गर्म करते हैं तो हम देखते हैं ये पानी जो है धीरे धीरे उबलने लगता है और ये सारा का सारा पानी उबल कर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। तो इस क्रिया में हमने क्या देखा? हमने देखा कि पदार्थ में चेंजिंग हुआ। जो पदार्थ पहले पानी था, जो द्रव था, अब वो वाष्प बन गया। उसी प्रकार जलकर लकड़ी का राख बन जाना। जब हम किसी लकड़ी के टुकड़े को आग लगाते हैं तो ये लकड़ी जलकर हमें ऊष्मा और प्रकाश देती है, साथ ही साथ ये लकड़ी जो है जलकर राख बन जाती है, यानी लकड़ी राख में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार बरसात में लोहे पर जंग लगकर भूरा होना। जब हम किसी लोहे के टुकड़े को बरसात के दिनों में बाहर फेंक देते हैं तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि लोहे की सतह पर जंग आ गया है और जंग के कारण लोहे का रंग जो है वो भूरा हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ में कुछ चेंजिंग हुआ। उसी प्रकार पानी का जमकर बर्फ बन जाना। ठंडे दिनों में हम देखते हैं कि जब ठंड 0 डिग्री सेल्सियस से काफी कम होती है तो पानी जमकर बर्फ बन जाती है। तो ऐसे ही अनेक एग्जाम्पल हम अपने चारों ओर देख सकते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पदार्थ में परिवर्तन होता है। तो अब हमें समझना है कि कैसा परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे और किस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि क्या है भौतिक परिवर्तन और क्या है रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों में जो परिवर्तन होती है उसमें कुछ प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं और कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन को समझते हैं, यानी फिजिकल चेंजेस। पदार्थों का अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। जब कभी भी आप देखें कि किसी खास प्रकार के पदार्थ में अवस्था परिवर्तन हो रहा है, यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था या द्रव से गैस या गैस से ठोस या गैस से द्रव, इस प्रकार का जो परिवर्तन है, जो पदार्थ की सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हो रही है, तो ऐसे अवस्था परिवर्तन जो है ये भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंजेस हैं। अगला महत्वपूर्ण बात है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इमेजिन करते हैं कि बर्फ के एक टुकड़े को जब हम उष्मा देते हैं तो ये पिघलकर पानी बन जाती है, फिर पानी को जब हम उष्मा देते हैं तो ये वाष्प बनने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि पदार्थ का भौतिक परिवर्तन होता है और ऐसे परिवर्तन में पदार्थ का जो संगठन है, यानी वो पदार्थ किन किन कणों से बनी हुई है, उस संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर हम वाष्प के कण देखें तो उसमें भी हम जल के अणु ही देख पाएंगे, जल के अणु ही रहेंगे, और जो द्रव है उसमें भी जल के अणु रहेंगे, और जो ठोस है यानी बर्फ है उसमें भी जल के ही अणु रहेंगे। यानी भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कभी भी किसी बॉडी में, किसी पदार्थ में फिजिकल चेंजेस होती हैं, भौतिक परिवर्तन होती हैं, तो उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसका भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है। इस प्रकार भौतिक परिवर्तन को हम ऐसे समझ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है कि एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब कभी भी कोई पदार्थ जलती है तो ये जलने के दौरान इसमें क्या होता है कि पदार्थ जो है एक रूप से अलग रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे जब हम किसी पेपर के टुकड़े को आग लगाते हैं तो ये पेपर का टुकड़ा जलकर राख हो जाती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि पेपर का टुकड़ा चेंज हो गई राख में। तो इस प्रकार की जो परिवर्तन है जो जलने के दौरान होता है, तो जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। जब कोई पदार्थ जलती है तो वो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेती हैं और ऑक्सीजन गैस फिर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड